हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू फिजिक्स गुरु। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बातें करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छी तरह से समझा है। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने में थोड़ी सी हमें डिफिकल्टी आई थी, वो इसलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको डील करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको डील करना बहुत आसान होता है। लेकिन इसके अलावा भी इसमें अपने को बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक बहुत ही अच्छा टूल है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को भी निकाल सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेट करके हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लेकर पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं और पोटेंशियल की वैल्यू लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ थोड़ा सा +1 की तरफ आपको, कि 11th क्लास में आप लोगों ने जो है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है ना, मैं केवल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ बच्चों, मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछता हूँ तो आपके माइंड में एक ही ख्याल आता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। आता है कि नहीं आता बेटा आपको? पोटेंशियल एनर्जी का ख्याल आता है तो हम लोग mgh बोलते हैं। ये जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग वहां पढ़ते थे वो होती थी एक्चुअल में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी होती थी भाई? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ते थे 11th क्लास के अंदर। ठीक है ना, इसके अलावा हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में भी पढ़ा था। तो जहां भी पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र हमने किया +1 में, वो एक ऐसी कंडीशन थी जहां पे आपके जो फोर्सेज होते थे वो कंजर्वेटिव होते थे। भाई कैसे होते थे? कंजर्वेटिव होते थे। मतलब अगर आपका फोर्स कंजर्वेटिव होगा तो ही हम लोग वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने एक और जगह पे हम लोगों ने +1 में ही डिस्कस किया था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू 1/2 kx²। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने स्प्रिंग के केस में की थी। जब हम लोग स्प्रिंग के क्वेश्चंस कर रहे थे तब हम लोगों ने डिफाइन की थी कि स्प्रिंग के अंदर भी एक एनर्जी होती है जिसको हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, जो कि 1/2 kx² होती है। उस केस में भी हमने माना था कि जो स्प्रिंग वाले फोर्सेज होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो दो फोर्स मैंने पढ़ा है आपको, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स और एक आपका स्प्रिंग फोर्स, दोनों ही फोर्सेज जो होते हैं वो आपके पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं। यानी जब जब हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेज का जिक्र करेंगे वहां पे हमको पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने कभी आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो फ्रिक्शन के जो फोर्स होते हैं भाई वो आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, पाथ डिपेंडेंट फोर्सेज होते हैं। तो जब भी हम लोग फ्रिक्शन के फोर्सेज का जिक्र करते हैं तो हम लोग उसमें पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों जो एनर्जी हैं ये हम लोगों ने पहले आपके 11th क्लास में पढ़ी है। अभी जो है एक और एनर्जी आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये जो है हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए हमें यहाँ भी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को जो है डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ +1 का। हम लोगों ने देखिए एक स्प्रिंग हम लोगों ने मान ली है, ये स्प्रिंग है और हमने यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया है। ठीक है, ये लीजिए। अच्छा, अब देखिए इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को देखिए, इस स्प्रिंग का जो कॉन्स्टेंट है वो K मान लेता हूँ मैं। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने इसको रिजिड सपोर्ट से बांध रखा है और इसका मास m मान रखा है। ठीक है, इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को मैं क्या करता हूँ, राइट डायरेक्शन में क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ अपनी जगह से मूव कराता हूँ। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि कुछ देर के बाद में ये वाला इस पॉइंट पे आ गया, उसके बाद में ये इस पॉइंट पे चला गया है। ठीक है ना, ये जो पोजीशन है इसको मैं मीन पोजीशन मान रहा हूँ और ये दोनों पोजीशन को मैं एक्सट्रीम पोजीशन मान रहा हूँ। और आप जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आपका जो मीन पोजीशन होती है वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है। तो यहाँ पे अगर मानो कि ये जो डिस्टेंस है 2 मीटर मान लेता हूँ और ये जो है यहाँ का 4 मीटर डिस्टेंस टोटल हो गया है, तो मीन डिस्टेंस से आपका मीन जो आपका, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, नेचुरल लेंथ हम लोग वहां पे बोलते थे। तो नेचुरल लेंथ से 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर यहाँ पे एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई पूछे कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, आप सिस्टम की एनर्जी निकालिए, सिस्टम में कितनी एनर्जी है, तो वहां पे मेरे पास एक ही तरीका होता था कि जो फोर्स, जो आपका जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, माना कि मैंने इस मीन पोजिशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया dx डिस्टेंस के ऊपर इसको,
तो मेरा जो फोर्स हो गया वो कितना हो गया, वर्क डन कितना हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। मेरा जो फोर्स होगा वो क्या होगा, माइनस के एक्स इंटू डी एक्स होगा, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक करना है अपने को, 2 to 4 करना है, ठीक है ना। 2 मीटर से लेके 4 मीटर तक मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ कंप्लीटली। तो यहाँ पे बताओ क्या आएगा, डी डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वेयर बाई 2, यहाँ पे आएगा फ्रॉम 2 to 4 दैट इज इक्वल टू माइनस के दैट इज इक्वल टू 4 16 by 2 minus that is equal to 2 to the 4 that is 4 by 2 that is equal to minus k by 2 that is equal to 8, okay, that is 12 and that is equal to minus of 6k, okay। तो टोटल जो वर्क डन आ गया वो हमारा कितना आ गया, -6k। हम लोग इस प्रकार से जो है पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की निकालते आए हैं, ठीक है ना। ये आपकी जो वर्क डन जो होता है यही उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और ऐसे हम लोग निकालते थे। लेकिन हमारे पास एक दूसरा तरीका भी होता है, मेरे पास एक और फॉर्मूला होता है वर्क डन निकालने का, W इज इक्वल टू U इनिशियल माइनस U फाइनल, ठीक है ना। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस का यू फाइनल। अगर मैं इस तरीके से इसकी एनर्जी निकालता हूँ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल की इनिशियली उसकी कितनी एनर्जी है माइनस उसकी फाइनल कितनी एनर्जी है, तो भी मुझे इसका वर्क डन टोटल मिल जाएगा। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास देखिए क्या होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2, इसमें कितनी एनर्जी बताओ 1/2 के एक्स स्क्वायर, के इंटू एक्स कितना बताओ यहाँ पे 2 मीटर, तो 2 मीटर का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, माइनस 1/2 के इंटू ये डिस्टेंस कितनी होगी 2 to 4 है, 4 यहाँ पे कितना आएगा 16 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1/2 के इंटू 4 इंटू 1/2 के इंटू 4 का स्क्वायर 16, ठीक है ना। कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ पे 1/2 के कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 4 माइनस 16 बताओ कितना बचेगा, -12 दैट इज इक्वल टू -6k। तो आपका वही आंसर आएगा, ठीक है ना। यानी वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, अगर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकालना हो तो मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है u इनिशियल माइनस u फाइनल। मतलब मैं ये एनालॉजी में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये सेम चीजें हम लोग जो यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, बस कुछ चीजें बदल जाएंगी, बाकी तरीका वही रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी ही हमको यहाँ पे समझना है, पोटेंशियल एनर्जी को ही हम यहाँ पे समझना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 2 तरीके से हम लोग इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला हमने वहां पे पढ़ा था कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो u इनिशियल माइनस u फाइनल की फॉर्म में होता है, उससे भी मैं इसकी एनर्जी निकाल सकता हूं, ठीक है ना। तो ये हमारा होता था वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज इक्वल टू u इनिशियल माइनस u फाइनल, या फिर होता था माइनस u फाइनल माइनस u इनिशियल, ठीक है ना। तो माइनस साइन होता था यहाँ पे, हम लोग u फाइनल को हम लोग पीछे लिख देते हैं और u इनिशियल को आगे लिख देते हैं। तो वहां पे देखिए आंसर दोनों ही केस में सेम आ रहा है। अगर हम लोग तरीके से करते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और फिर छोटी सी डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम 2 to 4, मतलब जहां भी अपने को करना है लिमिट आपकी गिवन होंगी और आपका आंसर वही आएगा जो आपका इस तरीके से आ रहा है। तो मेरे पास एक तो ये वाला फॉर्मूला हो गया। तो मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना पड़ेगा पहले। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करके ही मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को मैं डिफाइन करूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है इस टॉपिक को यहाँ पे सीधा अपने इस वाले पॉइंट से जोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। एनर्जी की बात करता हूँ मैं पहले, सबसे पहले तो मैं कैसे समझाऊंगा इसको। देखो मान लेते हैं कि मेरे पास में यहाँ पे कोई पॉइंट है जहाँ पे इसको मान रहा हूँ मैं पॉइंट चार्ज Q है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है प्लस Q चार्ज यहाँ पे, ठीक है ना। इसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट O, ठीक है ना। और इस पॉइंट से R डिस्टेंस के ऊपर जो है पॉइंट P के ऊपर एक और चार्ज रखा हुआ है स्मॉल q, ठीक है ना। ये लीजिए, तो देखिए ये जो चार्ज है ये वाला चार्ज स्मॉल चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, इसकी वैल्यू जो होती है +1 कूलम होती है, यूनिट कूलम होती है। इस वाले चार्ज के ऊपर इसकी वजह से क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके ऊपर एक्सपीरियंस होगा, यानी ये जो चार्ज है इसके फील्ड के अंदर है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अब जो है हम लोग मान के चलेंगे कि ये जो पॉइंट चार्ज है यहाँ पे ना होगा, किसी दूर पॉइंट पे रखा है। कहाँ पे रखा है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, ठीक है ना। कहाँ पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे। तो यहाँ पे वो चार्ज इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट पॉइंट पे। इसको उठा के मुझे कहाँ लेके आना है, इस पॉइंट पे लेके आना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज Q था, इस चार्ज को यहाँ पे लेके आऊंगा तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा। जब ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, है ना भाई। ये वाला चार्ज मैं इधर लेके आ रहा हूँ तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में मैं कुछ क्या करूंगा, एक्स्ट्रा वर्क करूंगा इस चार्ज को यहाँ से वहां तक लाने में, ठीक है ना। तो मैं डेफिनेशन क्या दे रहा हूँ एनर्जी की, कि वर्क डन on moving a charge
अब यहाँ पे मैंने लिखा है वर्क डन ऑन मूविंग ए चार्ज, मतलब ये टेस्ट चार्ज नहीं हो सकता, ये कोई भी चार्ज हो सकता है, ठीक है ना। तो वर्क डन ऑन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट in the field of a source charge without any acceleration against the electric forces, मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे इस चार्ज पे लग रहा होगा, उस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में मैं कुछ एक्स्ट्रा वर्क करके उस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आऊंगा, तो मुझे जो वर्क डन करना पड़ेगा उसी को मैं बोल रहा हूँ क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कह सकता हूँ, या फिर मैं उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो डेफिनेशन मैंने ये बोली है कि वर्क डन बाई मूविंग इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी, मतलब इनफाइनाइट से उठा के मुझे पी पे लेके आना है, ठीक है ना। और ऑन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। ये वाला जो चार्ज है आपका, ये लीजिए Q, ठीक है ना। ये चार्ज कितना भी हो सकता है, इस चार्ज को लाने में जो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा उसी को मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलूंगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अब देखो मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ना था, मुझे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को पढ़ना था, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को पढ़ना था, तो ये थोड़ी बहुत आपको बात समझ में आई। मैंने क्या बोला, किसी भी एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में एक्स्ट्रा वर्क करके उसको क्या करना है, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लेके आना है। अभी मैं आपको जो है एक और चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम लोग समझेंगे तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आराम से समझ पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और वही थ्योरी जो है यहाँ पे रिपीट करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है कि मेरे पास में यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट मैंने मान रखे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे छोटा सा टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक है ना। हाँ, छोटा सा चार्ज है +1 कूलाम का, यूनिट कूलाम का। उस चार्ज को जो है मुझे इस पॉइंट बी से उठा के कहाँ लेके आना है, पॉइंट ए पे लेके आना है, ठीक है ना। पॉइंट बी से उठा के पॉइंट ए पे लेके आना है। ये किस रास्ते से लेके आ रहा हूँ इस पे डिपेंड नहीं करता है। मैंने आपको बताया कि कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। मैं किस रास्ते से इसको लेके आ रहा हूँ डजेंट मैटर, ठीक है ना। तो मैं उसको इस रास्ते से लेके आ रहा हूँ, कोई भी पाथ मैंने चूज किया, इस पाथ से जब मैं इसको लेके आ रहा हूँ तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। वही जो वर्क डन होता है वही होता है पोटेंशियल का डिफरेंस, यानी वो वर्क डन मुझे निकालना है तो वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। जिस पॉइंट पे मैं लेके जा रहा हूँ उस पॉइंट का माइनस जिस पॉइंट से मैं लेके चल रहा था उस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होगा वर्क डन फ्रॉम बी टू ए अपॉन में दैट चार्ज, ठीक है ना। उस चार्ज को उस पॉइंट से वहां तक लाने में मुझे कितना चार्ज काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये टेस्ट चार्ज को मैं क्यू नोट मान लूँ यहाँ पे, ताकि हम लोग इसको याद रखेंगे कि क्यू नोट जो होता है वो टेस्ट चार्ज होता है, बहुत ही छोटा सा चार्ज होता है। वो इसलिए लेके चलते हैं कि इस चार्ज का खुद का फील्ड ना हो, ठीक है ना। इस चार्ज का खुद का फील्ड नहीं होना चाहिए ताकि वो इसको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मैंने डिफाइन कर दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, किन्हीं भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि उन दोनों पॉइंट के अक्रॉस एक चार्ज को मूव कराने में मुझे कितना काम करना पड़ेगा, उसी को मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरी बात ये याद रखनी है अपने को, जब इस चार्ज को मूव करा रहे हैं तो विदाउट एक्सेलरेशन मूव करा रहे होंगे। विदाउट एक्सेलरेशन ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है कि विदाउट एक्सेलरेशन क्यों करवा रहे हैं। वो इसलिए करवा रहे हैं कि विदाउट एक्सेलरेशन से क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट चेंज। मैं चाहता हूं कि जब ये चार्ज बी से ए आ रहा होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में अगर चेंज आ गया तो कुछ वर्क जो मैं कर रहा हूं वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरा जो ये वाला फॉर्मूला ये सही नहीं हो पाएगा भाई। ये जो आपका इक्वलिटी मैंने लिखी है यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये जो वर्क डन कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन लग रहा है, और मैं मान रहा हूं कि भाई काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो कुछ वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा, तो मेरा जो आंसर है वो तो गलत हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं जब चार्ज को लेके आ रहा हूं तो मैं उसको बहुत ही कम स्पीड से लेके आ रहा हूं, मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल पीसेज के अंदर, बहुत छोटी वेलोसिटीज के अंदर लेके आ रहा हूं ताकि उसकी वेलोसिटी में चेंज ना आए, ठीक है ना। तो विदाउट एनी एक्सेलरेशन जो है मैं इसको पॉइंट बी से पॉइंट ए पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। साथ साथ हम इसकी यूनिट बता देते हैं। यूनिट क्या होती है बताओ, जूल पर कूलाम होती है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी यूनिट क्या होती है, वर्क की होती है जूल, और कूलाम होती है चार्ज की। तो जूल पर कूलाम मैं इसकी क्या बता रहा हूँ, यूनिट बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने का तरीका, ठीक है ना।
बुक्स में पोटेंशियल एनर्जी को पहले बता रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस से पोटेंशियल को समझेंगे और पोटेंशियल से फिर हम लोग जाके पोटेंशियल एनर्जी को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया, किन्हीं भी दो पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है उन दोनों पॉइंट्स के अलोंग जो है पाथ के, किसी भी पाथ से दोनों पॉइंट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी भी टेस्ट चार्ज को, यूनिट टेस्ट चार्ज को मूव कराने में जितना वर्क करना पड़ेगा उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर बात समझ में आई? तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर समझ में आ गया तो मैं पोटेंशियल को आराम से बता सकता हूं। ठीक है, अब देखिए मैं डिफाइन कर रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना बहुत आसान हो गया। अब मैं निकालूं कि भाई फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, कि भाई ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालिए। किस पे निकालिए? ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालिए। तो देखो ए पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए तो मुझे बी वाले को यहाँ से हटाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। जब मुझे ए पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए तो मुझे बी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो यहाँ से हटाना पड़ेगा। और हटाने का मतलब क्या है, अगर मैं इस बी वाले पोटेंशियल को, अगर मैं इस बी वाले पॉइंट के पोटेंशियल को जीरो कर दूं, क्या कर दूं? जीरो कर दूं, तो मेरा जो आंसर रहेगा वो क्या आ जाएगा? वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट, है ना। लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम क्या है कि जो बी का जो पोटेंशियल है वो जीरो कैसे करूं? ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हम लोगों ने चूज किया, जैसा कि हम लोग वहां पे करते थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। जब हम लोग किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे हाइट के लिए, हाइट के हिसाब से, तो हम वहां पे एक रेफरेंस पॉइंट चूज करते थे। क्या चूज करते थे? एक रेफरेंस पॉइंट चूज करते थे कि वहां से जो है रेफरेंस पॉइंट से बॉडी कितना हाइट पे गई है तो उसकी mgh होगी। ठीक है ना। तो यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना पड़ेगा। तो वो रेफरेंस पॉइंट मैं चूज कर रहा हूँ इन्फिनिटी पे। कभी कर रहा हूँ बताओ? इन्फिनिटी पे। यानी मैं मान लेता हूं कि जो इन्फिनिटी पे जो कोई पॉइंट होगा वहां पे जो पोटेंशियल है वो कितना मान लिया जाए? जीरो मान लिया जाए। ठीक है ना। ये मतलब एक एनालॉजी जो है खुद हम लोगों ने जो है डिस्क्राइब करी कि भाई मान लेते हैं कि भाई इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो होता है। हम लोगों ने मान लिया कि भाई अर्थ का जो है पोटेंशियल, यहाँ से अर्थ का पोटेंशियल जीरो होगा और उसके बाद हम लोग यहाँ से हाइट मेजर करेंगे, तो एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है ना। तो जैसे अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है वैसे ही हम लोगों ने इनफाइनाइट कोई पॉइंट लिया और उसका पोटेंशियल जीरो मान लिया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू जीरो कर दो। मतलब इस पॉइंट को बी को आप इनफाइनाइट पे लेके चले जाओ और मान लो कि भाई इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा विदाउट एनी एक्सेलरेशन वो क्या होगा आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो दैट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वल टू फ्रॉम बी टू ए अपॉन क्यू नोट एंड दैट इज इक्वल टू वी ए। तो ये जो है मैंने डिफाइन कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए। इस ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? वी ए इज इक्वल टू वर्क डन ऑन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट। पहले मैं बी से ए लेके आ रहा था, अब मैं इनफाइनाइट से ए लेके आ रहा हूँ, क्योंकि बी का पोटेंशियल इनफाइनाइट पे जीरो नहीं है बल्कि हमें इनफाइनाइट पे रखना पड़ेगा उस चार्ज को। और वहां से जब मैं इसको लेके आऊंगा तो मुझे कोई वहां से इनफाइनाइट से उठाने वाले चार्ज को यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ रहा है वही मेरा पोटेंशियल होगा ए पॉइंट का। ठीक है ना। क्लियर बात समझ में आई? ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, जब भी हम लोग इस चार्ज को लेके आएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट लेके आएंगे, क्योंकि जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं वो भी पॉजिटिव चार्ज है और जो चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है वो भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो हम उसको जो है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आएंगे, अगेंस्ट में जो वर्क करेंगे उसी को हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना। आगे बात समझ में। अब देखो छोटी सी बात आपको और बता देता हूँ कि किसी भी क्लोज पाथ में बी से ए और वापस फिर ए से बी, किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैं बी से ए पे लेके जाता हूँ फिर ए से बी पे लेके जाता हूँ, चाहे वो रास्ता दूसरा हो चाहे वो सेम रास्ता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो मैं वर्क डन फॉर दिस क्लोज पाथ ए टू बी टू ए इज इक्वल टू जीरो लिखूंगा। हमेशा ध्यान रखना है वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स और एक क्लोज पाथ क्या होता है? ऑलवेज जीरो होता है। ये बात आपको माइंड में रट लेनी है। हम लोगों ने वहां पे भी इस चीज का डिस्कस किया होगा +1 में कि भाई क्लोज पाथ के लिए ही वर्क डन फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होता है, किसी क्लोज पाथ के लिए ही जीरो होता है, अदरवाइज जीरो नहीं होता है। कई बार हम लोग मान लेते हैं कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो, ऐसा नहीं है। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स जीरो तभी होगा भाई जब आपका क्लोज लूप के लिए होगा, क्लोज पाथ के लिए होगा, ओपन पाथ के लिए जो है ये वाला जीरो नहीं होगा। ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। ये टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होगा, रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे मानना पड़ेगा। तीसरा, आपको इसको विदाउट एक्सेलरेशन लेके आना है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए, स्पीड में चेंज नहीं होना चाहिए और क्लोज लूप के लिए जीरो होता है। एक पॉइंट को इनफाइनाइट पे चूज कर लिया है। ठीक है ना। ये सब बातें अपने को ध्यान रखनी है, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है ना। चलिए भाई, अब हम लोग क्या करते हैं,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के लेके आते हैं। फॉर्मूला जो है, एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। अब हम पता लगाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक लाने में, इनफाइनाइट से ए पॉइंट पे लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ा। उस वर्क को मैं इस क्यू नॉट से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ठीक है ना। तो देखिए बहुत आसान है, पोटेंशियल निकालना सीखते हैं अभी। ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है ना, मेरे पास कोई एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, ये लीजिए मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है ना, इसका नाम क्यू मान लेता हूँ। इस पॉइंट चार्ज जो क्यू है, इसके लिए मैं पोटेंशियल निकालना चाह रहा हूँ। कहाँ पे निकालना चाह रहा हूँ, इससे आर डिस्टेंस के ऊपर, पॉइंट पी के ऊपर। ठीक है ना, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से इन्फिनिटी पे कोई चार्ज रखा हुआ होगा, इन्फिनिटी पे कोई चार्ज रखा होगा, टेस्ट चार्ज +1 कूलम का, उसको मैं उठा के यहाँ पे लेके आऊंगा। ठीक है ना, जब मैं इस इनफाइनाइट वाले पॉइंट से चार्ज को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ तो कुछ एक्स्ट्रा वर्क मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना, वो एक्स्ट्रा वर्क जो है वो मुझे करना पड़ेगा। वो क्या कहलाता है बताओ। अब देखो, यहाँ से मैंने कहा कि W फ्रॉम इनफाइनाइट टू P, इनफाइनाइट से एक चार्ज को मैं जब यहाँ पे लेके आऊंगा P पॉइंट पे, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है ना, फिर मैं कह रहा हूँ कि वो वर्क डन किसके बराबर होगा, फ्रॉम P टू इनफाइनाइट। जितना वर्क मुझे इनफाइनाइट से P पे आने में करना पड़ रहा है, उतना ही वर्क डन मुझे P से इनफाइनाइट पे ले जाने में करना पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव में करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बताया था कि क्लोज पाथ के लिए आपका वर्क डन क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए 0 होता है। तो जितना काम यहाँ से वहां तक हुआ, उतना यहाँ से यहाँ तक होगा, लेकिन प्लस माइनस तो होंगे ही, ताकि वो 0 हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ना लाके मैं क्या करता हूँ, इससे अपोजिट चलता हूँ। मैं मान लेता हूँ पॉइंट Q जो है आपका टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ था, ये वाला, और इस पॉइंट P से जो है मैं उठा के कहाँ लेके जाता हूँ, इसको इनफाइनाइट पे लेके जाता हूँ। ठीक है ना, पॉइंट P से उठा के इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को उठा के वहाँ पे लेके जाता हूँ इनफाइनाइट पे। वो मुझे जो काम करना पड़ेगा मैं उसका नेगेटिव कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वर्क डन फ्रॉम मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू पॉइंट P। ठीक है ना, क्योंकि मुझे यहाँ से वहाँ तक निकालना आसान इसलिए है क्योंकि वहाँ पे इनफाइनाइट से जो है मैं यहाँ तक तो लेके आ नहीं सकता, मैं इसको धीरे धीरे लेके आऊंगा तो मुझे छोटे छोटे टुकड़ों में लाना पड़ेगा। तो मुझे इनफाइनाइट से जस्ट पहले पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो कह रहा है कि इनफाइनाइट जो है उससे इधर जाएंगे तो इनफाइनाइट ही रहेगा, मतलब इनफाइनाइट के आसपास के जो पॉइंट्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं P पॉइंट से चलूं और उल्टा चलता हूं उस साइड में। ठीक है ना, तो मुझे जितना वर्क करना पड़ेगा वही मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है ना, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे जब मैं इसको यहाँ से वहां लेके जाऊंगा तो ये यूनिट टेस्ट चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज, ये अपने आप ही जा रहा है, ये तो है ना भाई। जब ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा तो अपने आप ही चला जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अपने आप जाए। अपने आप जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो मैं चाहता हूं कि ये अपने आप ना जाए, तो मैं क्या करता हूं, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट में मैं लगाता हूं एक्सटर्नल फोर्स। क्या लगाता हूं मैं, एक्सटर्नल फोर्स। मतलब मुझे बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इस चार्ज के ऊपर इसकी वजह से, उतना ही फोर्स मुझे अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल बाहर से। बिल्कुल बराबर लगा देंगे तो ये चल ही नहीं पाएगा, सीधी सी बात है। जब दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो ये चल ही नहीं पाएगा। लेकिन मुझे इसकी वैल्यू जो है बिल्कुल इससे थोड़ी सी कम लेके चलनी, बहुत कम लेके चलनी है, ताकि ये वाला जो फोर्स है इसको धीरे धीरे जाने दे। ठीक है ना, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं हो सकते, एग्जैक्टली इक्वल होंगे तो ये जा ही नहीं पाएगा। लेकिन हम लोग फिजिक्स में बिल्कुल छोटे को हम लोग लगभग बराबर मान सकते हैं। ठीक है ना, तो मतलब जो एक्सटर्नल जो फोर्स मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ वो बिल्कुल आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्या होगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा। ठीक है ना, अब देखो फोर्स तो मैं लगा रहा हूं इस साइड में और पार्टिकल कहां जा रहा है, इस साइड में। तो दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री होगा बताओ, एंगल होगा 180 डिग्री। एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आप वर्क डन निकाल लीजिए। तो वर्क डन से पहले मैं क्या करता हूँ, भाई मान लो कि किसी पॉइंट से यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक मैं कोई भी दो छोटे छोटे पॉइंट चूज कर लेता हूँ। इस छोटे से पाथ के लिए जो डिस्टेंस मैंने मान ली वो dx मान ली है, और इस पॉइंट से मैंने डिस्टेंस मान ली है x इसकी, यानी इस पॉइंट A से लेके B तक मैंने कोई भी दो पॉइंट चूज कर लिए बहुत ही कम डिस्टेंस के। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कंप्लीट के लिए निकालेंगे तो दिक्कत होगी। जब थोड़ी सी डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होना चाहिए भाई, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, A से लेके B तक जाने में। तो मैं जो वर्क डन निकाल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक जाने का, तो क्या होगा बताओ, वर्क डन फ्रॉम मूविंग चार्ज फ्रॉम A टू B दैट इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, वर्क डन कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, और साथ में होगा कोस ऑफ 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या क्या एफ डी एक्स कोस ऑफ 180 डिग्री। ठीक है ना, बताओ आएगा कि नहीं आएगा, कोस ऑफ 180 डिग्री। कोस 180 कितना होता है बताओ, माइनस होता है, माइनस एफ इंटू डी एक्स। ठीक है, अच्छा अब बताओ
यहाँ पे स्मॉल वर्क डन निकाला हम लोगों ने। जब मैं एक छोटे से पाथ के लिए निकाल रहा हूँ तो स्मॉल वर्क डन आएगा। मुझे कंप्लीट वर्क डन के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, इसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। W दैट इज इक्वल टू dW इज इक्वल टू W दैट इज इक्वल टू माइनस फोर्स कितना होता है बताओ, फोर्स कितना होता है K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल क्यू नॉट अपॉन में डिस्टेंस आएगी x का स्क्वायर इंटू क्या आएगा dx। और साथ में मुझे क्या करना है बताओ, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन आपको आता है, कर दीजिए K Q एंड Q नॉट को बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पे बचेगा माइनस का 1/x² इंटू डी एक्स। 1/x² का इंटीग्रेशन आपको आता है, कितना आएगा बताओ, माइनस का K Q नॉट 1/x माइनस का कहाँ से कहाँ तक करना बताओ, P टू इनफाइनाइट। मुझे P से लेके कहाँ तक लेके जाना है, इनफाइनाइट तक। और P पॉइंट का डिस्टेंस कितना मान रखा है मैंने, R मान रखा है। मतलब मैं R से उठा के कहाँ लेके जा रहा हूँ, इनफाइनाइट पे लेके जा रहा हूँ। तो मेरा आंसर आएगा माइनस K Q नॉट दैट इज इक्वल टू 1/, इस माइनस को बाहर निकाल लीजिए, प्लस का हो जाएगा 1/इनफाइनाइट माइनस 1/R आएगा। और मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे K Q नॉट 1/R, ठीक है ना, 1/R दैट इज इक्वल टू माइनस साइन, ठीक है ना। ये वर्क डन कहाँ से कहाँ तक आया बताओ, P से लेके कहाँ तक आया, इनफाइनाइट तक। मतलब इस चार्ज को P से उठा के और इनफाइनाइट पे लेके जाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ रहा है, माइनस K नॉट अपॉन में R, ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा था कि जितना वर्क डन मुझे इसको यहाँ से वहां तक ले जाने में करना पड़ेगा, उससे अपोजिट माइनस में वर्क डन मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक करना पड़ेगा। और मुझे कौन सा वर्क डन चाहिए था, मुझे तो यही वाला वर्क डन चाहिए था भाई, इनफाइनाइट से उठा के P तक लाने में। तो इसका नेगेटिव कर दो, तो ये पहले से नेगेटिव आया हुआ है तो पॉजिटिव आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू P दैट इज इक्वल टू प्लस K नॉट बाई R, प्लस K नॉट अपॉन में R। ये हमारा वर्क डन आ गया। अब बताओ जो वर्क डन हमारा आ गया है, तो हमको वर्क डन से पोटेंशियल निकालना कितना आसान है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था वर्क डन निकालने का। देखो यहाँ पे मैं साफ कर देता हूँ इसको। मेरा लास्ट में रिजल्ट क्या आया है, K नॉट अपॉन में R, ये मेरा वर्क डन है, ठीक है ना। अच्छा पोटेंशियल क्या होता है बताओ, पोटेंशियल फ्रॉम A टू B दैट इज इक्वल टू VBA, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस एट B को मैंने इनफाइनाइट मान रखा है, इनफाइनाइट A दैट इज इक्वल टू K नॉट अपॉन में Q नॉट इंटू R दैट इज इक्वल टू K अपॉन में R that is equal to VA minus V infinite that is equal to VA minus 0 that is equal to VA that is equal to KQ upon R। तो पोटेंशियल जो है वो मैंने निकाल लिया है। यानी पोटेंशियल का मतलब ये था कि इनफाइनाइट से उठा के और ए पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, मुझे इतना वर्क करना पड़ेगा। और इनफाइनाइट का पोटेंशियल मैंने कितना मान रखा है, पहले से 0 मान रखा है। तो इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0 हो गया, तो VA इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, KQ अपॉन में R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एट एनी पॉइंट KQ अपॉन R। लेकिन ये जो फॉर्मूला है तभी वैलिड है, पोटेंशियल जो है किसी भी पॉइंट का निकालना नहीं पॉसिबल होता है। पोटेंशियल नहीं निकाल सकते किसी भी पॉइंट का। पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे कम से कम 2 रेफरेंस पॉइंट चाहिए, किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही निकल सकता है। लेकिन जब मैंने एक पॉइंट को इनफाइनाइट पे मान लिया है और उसका पोटेंशियल 0 हो गया है, तो उस वजह से मैंने मान लिया कि वो पोटेंशियल ए का ही है, ठीक है ना। दूसरा जो बी का या इनफाइनाइट का था वो मैंने 0 मान रखा है। तो रेफरेंस पॉइंट अगर हम लोग इनफाइनाइट चूज कर लेते हैं तो वहां से हम लोग निकालेंगे, तो मुझे उस पॉइंट का पोटेंशियल नजर आएगा KQ बाई R, वेयर R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। जो सोर्स चार्ज आपका रखा था Q, उससे डिस्टेंस R है उस पॉइंट की जहां पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल का जो एक्चुअल में जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि किसी भी चार्ज का जो फील्ड है उस फील्ड में दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करने की या रिपेल करने की कितनी पावर होती है, कितना दम होता है, कितनी ताकत होती है, एक टाइप का हम लोग उसकी पावर बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, ये हम लोगों ने इसका आंसर निकाल दिया माइनस KQ अपॉन में R, ठीक है। अब हमारे पास में जो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला उसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो V इज इक्वल टू KQ बाई R, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/R है, ठीक है ना। यानी जैसे जैसे हम लोग R को इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल आपका धीरे धीरे क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। अच्छा अब बोल रहे हैं हम लोग बात करते हैं फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब मेरे पास बहुत सारे चार्जेज हैं। यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q1, यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q2, यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q3, यहाँ पे चार्ज रखा है Q4, ठीक है ना। और मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। किस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस देखेंगे कितना है, R1 मान लो, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस R2 मान लो, इससे इसका R4 मान लो और इससे इसका R3 मान लो,
ठीक है ना, क्योंकि पोटेंशियल जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसको डील करना बहुत आसान होता है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू क्या होगा, सभी का हम लोग सेपरेटली पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो बताओ इसका कितना आएगा, K, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने निकाला KQ अपॉन में, अच्छा चार्ज कितना कितना बताओ, चार्ज है इसका KQ1 अपॉन में R1 प्लस में किसका आएगा KQ2 अपॉन में R2 प्लस में KQ3 अपॉन में R3। अच्छा मैं मान लेता हूँ कि ये जो चार्ज है माइनस का है, ठीक है ना भाई, बाकी तीन चार्ज तो मैंने प्लस के माने, ये वाला मैंने माइनस का मान लिया, तो इसका कितना आएगा माइनस KQ4 अपॉन में R4। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ और सिस्टम ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। सिस्टम में जितने भी चार्जेस होंगे उन सभी का पोटेंशियल निकालना हो तो सभी का सेपरेटली पोटेंशियल निकाल लीजिए और उसको अलजेब्रिक सम कर दीजिएगा, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको ऐड करने के लिए हमें वेक्टर के रूल्स की फॉलो करना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हाँ ये ध्यान रखना है, पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स चार्ज। यहाँ पे सोर्स चार्ज नेगेटिव था, इसका पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा भाई पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। ये था आपका पॉजिटिव चार्ज के लिए और नेगेटिव चार्ज के लिए सेपरेट पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है मैं प्लस माइनस लगा सकता हूँ, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ चार्ज, क्योंकि आर का भी नेगेटिव होगा नहीं और की आपका कॉन्स्टेंट है वो आपका पॉजिटिव ही है, तो चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। तो सिस्टम ऑफ चार्जेज के लिए कितना आ गया, सभी का अलजेब्रिक सम करना है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग करते हैं एक अच्छी सी चीज, क्या हम लोगों ने सीखा था भाई, यहाँ पे मैंने क्या रखा है, मैंने मान लिया कि यहाँ पे दो चार्ज रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं, दो चार्ज रखे हुए हैं, एक चार्ज रखा है प्लस Q, एक रखा हुआ -3Q चार्ज रखा हुआ यहाँ पे देखो, ठीक है ना। ये पूछ रहा है कि इस सिस्टम ऑफ चार्जेज के लिए दो सिस्टम का चार्ज मैंने, दो चार्ज का मैंने सिस्टम लिया है, एक का चार्ज मैंने Q मान लिया, एक का मैंने -3Q मान लिया। ये पूछ रहा है कि भाई इन दोनों चार्ज के बीच में एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे पोटेंशियल जीरो, ठीक है ना, यानी फाइंड पॉइंट एट विच पोटेंशियल इज जीरो, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे कहानी में पढ़े हैं, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे कांस्टेंट होता है, कहाँ पे जीरो होता है, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या करते थे, हमने आपको बताया था कि दोनों चार्ज अगर सेम पोलरिटी के होते हैं, दोनों चार्जेस अगर सेम पोलरिटी के होते हैं तो तीसरा जो चार्ज है वो बीच में रखा जाएगा, और अगर दोनों चार्जेस अपोजिट पोलरिटी के होते हैं तो तीसरा चार्ज जो होता है वो उसके अगल बगल में रखा जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे जो पोटेंशियल का जो खेल है इसमें हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या है, ये दोनों चार्ज जो है अपोजिट पोलरिटी के हैं, लेकिन फिर भी अपोजिट पोलरिटी के, फिर भी इनके बीच में मुझे एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। यानी मुझे यहाँ पे दो पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, जीरो होगा, ठीक है ना। एक पॉइंट तो इनके बीच में मिलेगा और एक पॉइंट इनके बाहर मिलेगा, ठीक है ना। तो पोटेंशियल में दो इक्विलिब्रियम के पॉइंट मिल सकते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में केवल एक ही होता है। तो देखिए यहाँ पे +Q और यहाँ पे -3Q, तो मैं यहाँ पे कोई पॉइंट मान रहा हूँ बीच में एट ए डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मैंने a मान ली इनके बीच की, ये डिस्टेंस मैं x मान लेता हूँ और ये डिस्टेंस मैं कितने मान लेता हूँ, a - x मान लेता हूँ, ठीक है ना। अब पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको डील करना बहुत आसान होता है। नेट पोटेंशियल निकाल दीजिए, ये वाला पॉइंट P हो गया, पोटेंशियल एट पॉइंट P दैट इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू K इंटू Q अपॉन X, और यहाँ पे आएगा माइनस का K इंटू 3Q अपॉन में A माइनस का X इज इक्वल टू 0। दोनों का पोटेंशियल निकालिए सेपरेटली, क्योंकि दोनों में एक प्लस का साइन है एक माइनस का है, तो दोनों का नेट पोटेंशियल जीरो आ सकता है बीच में। तो इसको जीरो कर दीजिए, यहाँ पे आएगा KQ से KQ कैंसिल हो गया है, ये आ गया A माइनस का X इज इक्वल टू 3 इंटू X दैट इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 4X एंड X इज इक्वल टू A/4। यानी एक पॉइंट मुझे मिल गया x इज इक्वल टू A/4 का, जहां पे मेरा पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अगली बात समझ में, जब दोनों चार्ज अपोजिट पोलरिटी के होंगे तो मुझे एक पॉइंट यहाँ पे बीच में मिला है, जिस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल मेरा क्या हो गया है भाई, जीरो आ गया है। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल नेट पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा दोनों की वजह से, ठीक है ना। अच्छा अब जो कह रहा है कि अगर अपोजिट पोलरिटी के होते हैं तो मैंने बताया था कि बीच में तो पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, एक पॉइंट अपने को आउटसाइड भी मिलेगा आपको, जहाँ पे आपका पोटेंशियल क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो देखो यहाँ पे फिर से मैं सेम क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, +Q यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे -3Q लिख रहा हूँ, ये डिस्टेंस जो है आपका A हो जाएगी, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट है, जो दूसरा जो पॉइंट हमें मानना है वो हमेशा छोटे वाले चार्ज की तरफ मानते थे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने आपको बताया था कि जो आपका आउटसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आता है वहाँ पे वो पॉइंट छोटे वाले चार्ज की तरफ आता है। तो इनमें छोटे वाला चार्ज कौन सा, मैग्नीट्यूड वाइज छोटा चार्ज ये वाला है, तो वो वाला पॉइंट यहाँ मिलेगा, इस तरफ मिलेगा। ये जो डिस्टेंस है इस P पॉइंट की मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, और टोटल जो डिस्टेंस वो कितनी हो जाएगी, A+ का x हो जाएगी।
ठीक है ना। मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल निकाल दीजिए। क्या आएगा बताओ, k इंटू क्यू अपॉन में कितना आएगा, एक्स स्क्वेयर, एक्स आएगा ओनली, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस का k इंटू 3 की क्यू अपॉन में कितना आएगा a प्लस का x आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था दोनों का, वैसे हमें यहाँ पे करना है, ठीक है ना। बस फर्क ये यहाँ पे a माइनस एक्स, यहाँ पे कितना था a प्लस का x है, ठीक है ना। तो निकाल दीजिए, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, के क्यू से के क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा a प्लस का x इज इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 3x, दैट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2x एंड x इज इक्वल टू a बाई 2। दूसरा जो आंसर वो कितना आया है, x इज इक्वल टू a बाई 2, यानी x इज इक्वल टू a बाई 2 डिस्टेंस पे भी आपका पोटेंशियल क्या आएगा, 0 आएगा। और बीच की बात करते हैं तो x इज इक्वल टू a बाई 4 एक ऐसा पॉइंट आया जिसके ऊपर आपका पोटेंशियल क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारे किए थे, वैसी स्टोरी यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि पोटेंशियल के अंदर दो अपने को रेफरेंस पॉइंट, दो अपने को ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता था। क्लियर बात, आगे चलें, ठीक है, चलिए भाई। चलो आज की जो वीडियो है इसमें इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है अब ये दो जो चार्जेस थे आपके, ये डिस्क्रीट चार्जेस थे, अब हम लोग जो कंटिन्यूस चार्ज के लिए हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, रिंग के लिए करेंगे, रोड के लिए करेंगे, डिस्क के लिए करेंगे, वो सब चीज़ें अगले लेक्चर में आएंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से, और आगे की कहानी जो है ऐसी चलती रहेगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लगातार 4 या 5 लेक्चर आएंगे, और फिर हम लोग जल्दी पहुँचने वाले कैपेसिटेंस के ऊपर। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारी पीछे की जो वीडियो लेक्चर्स है इलेक्ट्रिक चार्ज से लेके इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से लेके सारे वीडियोज़ को आप दोबारा से देख लीजिए, ताकि आपको आगे की वीडियोज़ देखने में दिक्कत ना आए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।